जय हिंद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में, पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने पूछा है कि क्या पैतृक संपत्ति जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, क्या उसमें प्रतिकूल कब्जा होता है, एडवर्स पोजेशन होता है। पहले इस बात को समझिए कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है। आपने सुना भी होगा और ये सत्य भी है और ये लॉ भी है और कानून भी है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई बिना रोक टोक के 12 साल तक काबिज रह जाता है और उस प्रॉपर्टी पर अपना प्रूफ बना लेता है, कोई सबूत बना लेता है जिससे ये साबित किया जा सके कि मैं 12 साल से इस प्रॉपर्टी पर हूँ। जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, बिजली बिल या फिर जनगणना, कुछ भी इस तरह के कोई भी प्रूफ बना लेता है, एक दो प्रूफ भी बना लेता है, तो उस प्रूफ के आधार पर वो साबित कर देता है कि मैं 12 साल से इस पे काबिज हूँ किसी दूसरे के ज़मीन पे, और मकान मालिक, ज़मीन मालिक मुझे कभी टोकने नहीं आया, रोकने नहीं आया, मुझे कुछ हटाने नहीं आया, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी का, उस ज़मीन का दावेदार बन जाता है। मतलब एक तरह से मालिक बन जाता है। अगर कोर्ट में दावा कर दे तो मालिक ही बन जाता है, उससे हटाया नहीं जा सकता। तो ये तो आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि क्या पैतृक संपत्ति जो बाप दादा का प्रॉपर्टी है, जैसे होता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, जैसे आपके पिताजी के नाम से, आपके दादाजी के नाम से या परदादा के नाम से, मतलब आपके पीछे के 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के नाम से है, और उसमें होता क्या है, किसी के भी नाम से होता है। गांव में ज़्यादातर लोगों को अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब वो 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, चाचा है, बुआ है, बहन है, कोई भी है, इस तरह का होता है। लेकिन बंटवारा नहीं कर पाते हैं लोग आपस से, या तो आलस से बंटवारा नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी विवाद के कारण बंटवारा नहीं कर पाते हैं, या फिर मोहब्बत के कारण बंटवारा नहीं कर पाते हैं। मोहब्बत का मतलब हुआ है कि एक दूसरे में अच्छा भाईचारा होता है, इसलिए बंटवारा नहीं करते हैं कि कभी कर लेंगे। तो इस तरह से होता क्या है कि आमतौर पर देखा गया है कि उसमें से कोई व्यक्ति, अगर आप 4 भाई है, 5 भाई है, या फिर आपके चाचा है 2-3 भाई, आपके पिताजी 2-3 भाई है, इस तरह का होता है, और दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उसमें से कोई बाहर रह के कमा रहा है, वो साल 2 साल पर जाता है, कोई दूसरे शहर में रह के बिजनेस कर रहा है, दूसरे शहर में रह के काम कर रहा है, बहुत दिनों पे जा रहा है, वहाँ घर बना हुआ, उसमें उसका भाई रह रहा है या फिर चाचा रह रहा है, उम्र ढलता जा रहा है, लेकिन बंटवारा कोई आपस में नहीं कर रहा है। किसी को ये लग रहा है कि भाई बोलूँगा तो अगला को बुरा लगेगा, या फिर कोई ज़बरदस्ती भी बोलता है अभी बांटने की क्या ज़रूरत है, जैसे चल रहा है चलने दो, और यही विवाद का कारण बनता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पैतृक संपत्ति है, क्या उसमें अगर मेरा भाई का काबिज है, अगर 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 30 साल से रह रहा है, मेरा भाई के अंडर में है, चाहे मेरा चाचा के अंडर में है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या वो दावा कर सकता है, क्या उस पर कब्जा कर सकता है, क्या वो कानूनी रूप से उसका वारिस हो सकता है, मतलब उस प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी अलग अलग तरह के कानून है, अलग अलग तरह के नियम है। होता क्या है कि इसमें है कि किसी दूसरे के प्रॉपर्टी पर आप काबिज रहते हैं जिसका पेपर आपके पास नहीं है, या फिर किसी ऐसे ज़मीन पर आप रहते हैं जिसका कोई मालिक ही नहीं है, तो उस पर तो आप 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल से रहते हैं, तो दावा करते हैं, दावेदार हो जाते हैं, मालिकाना हक आपको मिल भी जाता है कोर्ट द्वारा अगर आप लड़ते हैं तो। लेकिन रही पैतृक संपत्ति की बात, बाप दादा के संपत्ति की बात, खानदानी संपत्ति की बात, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी की बात, ज्वाइंट प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ लीजिए, बाकी आगे विस्तार से सारी चीज़ बताऊँगा। आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी समझ लीजिए, पैतृक संपत्ति तो समझ लीजिए। ज्वाइंट प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जो 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई आप साथ में है, एक साथ में कमा रहे हैं, एक साथ में रह रहा है, एक साथ में आपका खाना वाना सब चीज़ चल रहा है, और एक साथ ही सभी के कमाई से, कोई किसी का ज़्यादा लगा हो, किसी का कम लगा हो, किसी का कितना लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी का कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ है, और वो प्रॉपर्टी खरीदा जाता है किसी एक के नाम से, किसी एक भाई के नाम से खरीदा जाता है, चाहे बड़े भाई के नाम से, चाहे माता के नाम से, चाहे पिता के नाम से, तो वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहलाता है। उसमें भी सभी लोगों की हिस्सेदारी होती है। अब समझ लीजिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी में अगर भाई हो, बहुत दिनों से काबिज हो, 15 साल से 20 साल से, या फिर आपके चाचा है जो बंटवारा नहीं हुआ, पिताजी का भी बंटवारा नहीं हुआ, वो काबिज है 10 साल 20 साल 15 साल 50 साल से, तो क्या उस पर दावा कर सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैतृक संपत्ति पर वो लागू नहीं होता है। एडवर्स पोजीशन जिसे प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, जो लिमिटेशन एक्ट के कुछ धाराएं हैं जिसके तहत मालिकाना हक मिलता है, तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता है, ये पैतृक संपत्ति पर लागू नहीं होता है। अगर आपका भाई, आप बाहर में रह के काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, चेन्नई में काम कर रहे हैं, या फिर बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, या फिर आप विदेश ही क्यों नहीं रह रहे हैं, किसी शहर में रहते हैं, बहुत तरह देखते हैं गाँव के लोग अक्सर लोग कमाने चले जाते हैं। आप देखते होंगे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी जगहों पर लोग मजदूरी करने के लिए, कहीं जॉब करने के लिए, कहीं काम करने के लिए बाहर कमाने चले जाते हैं, दूसरे स्टेट में कमाने चले जाते हैं, और घर पे 1-2 भाई रहता है, चाचा रहता है, तो
वो वहाँ पे रहते रहते हैं, उनका भी बाल बच्चा बढ़ता रहता है, सियाना होता रहता है, बड़ा होता रहता है। बाद में होता क्या है, जो बाहर रहते हैं वो जब गाँव लौटते हैं, गाँव में जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई अब बंटवारा करना है, मेरा ज़मीन बंटवारा कर दो, मेरा घर बंटवारा कर दो, मुझे बेचना है या फिर मुझे रखना है या फिर घर बनाना है या फिर किसी को दान करना है या फिर अपने नाम पर कराना है, इस तरह की बातें बोलता है तो वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। अगला बोलने लगता है कि भाई मैं इतना दिन से हूँ, मैं बेचने नहीं दूंगा, तुम्हें बांट के नहीं दूंगा, इस तरह की बेईमानी नियत में आ जाती है। इसके वजह से झगड़ा होता है, विवाद होता है। लेकिन कानूनी रूप से मैं आपको बता दूं, कानूनी रूप से मैं आपको बता दूं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है, आपके बाप दादा के नाम का संपत्ति है, आपके पूर्वजों का संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, उस पर लिमिटेशन एक्ट का धारा लागू नहीं होता है, कोई भी सेक्शन लागू नहीं होता है। वो आप कभी भी अपना दावेदारी उस पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी का, जो आपके दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, परदादा के नाम से है, आप उनके वारिस है, मतलब कि आप उनके ब्लड है, आप उसके उत्तराधिकार है। और उत्तराधिकार का मतलब होता है कि बिना मांगे, बिना किसी कानूनी दाव पेच के उसमें आपका अधिकार होता ही। अगर अब नहीं देता है तो क्या करे? बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि नहीं देता है तो क्या करे, बंटवारा करने जाते हैं लेकिन बंटवारा करते नहीं है। वो लोग झोपड़ी बना के रख रखे हैं, कब्जा करके रख रखे हैं, या फिर घर एक जगह संयुक्त है, वो लोग बांट के दे नहीं रहे हैं। और आपका भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, सियाना हो रहा है, आपको भी रहने के लिए अब चाहिए गांव में, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। पहले तो आप ये समझ गए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ये किसी पर प्रतिकूल कब्जा कोई नहीं कर सकता है। एडवर्स पोजीशन मानने वहाँ पे नहीं है। भाई के हिस्से का जमीन, चाचा के हिस्से का जमीन, भतीजे का हिस्से का जमीन, बहन के हिस्से का जमीन, किसी के हिस्से का जमीन है, उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कब्जा करके है भी, ये बात भी समझ लीजिए, कब्जा करके है भी, मैंने बताया कितने भी सालों से है, फिर भी वो दावा नहीं कर सकता है, उसका मालिकाना हक नहीं ले सकता है। कभी भी ना कभी उसको बांट कर देना ही होगा, उसके हिस्सेदारी देना ही होगा। हाँ, अब बात होती है कि ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा, लाठी के बल पे कब्जा कर रखा है, ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है, पहुंच के बल पर कब्जा कर रखा है, या फिर दबंगई करता है कि तुम यहाँ नहीं रहते हो, तुम्हें हिस्सेदारी नहीं दूंगा, लेकिन ज़मीन आपके पूर्वज के नाम से, बाप दादा परदादा के नाम से। तो आपको करना क्या है कि उसमें लड़ाई नहीं करना है। अगर सहमति से करता है तो इसका बंटवारा करने की बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको क्या करना है, अपने तहसील में जाना है, जिसे अंचल कार्यालय भी कहते हैं, वहाँ सभी लोग जाएंगे, आप पार्टीशन का आवेदन देंगे वहाँ पर। जब पार्टीशन का आवेदन देंगे वहाँ पर, तो सभी लोग वहाँ पर जाना होता है, सभी लोगों से एक सिग्नेचर कराया जाता है फॉर्मेट पर, आवेदन पर, और आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है जहां इंक्वायरी के बाद देखकर आपको बंटवारा करके सभी का भाग करके दे दिया जाता है। लेकिन सहमत नहीं है कोई, तो इस परिस्थिति में क्या करें? किसी की सहमति अगर नहीं बन रही है, कोई देने के लिए तैयार नहीं, या फिर कोई रह नहीं रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं बंटवारा करने की, तो अगर सहमति नहीं बने तो क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ा समय गंवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ेगा। क्या चीज़ का? पार्टीशन सूट का। पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करना पड़ेगा। जब पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करेंगे तो फिर वहाँ से जो ऑर्डर आएगा, वहाँ से नोटिस होगा सभी लोगों को, जो लोग उसमें हिस्सेदार हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं सभी को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा और उस पर पार्टीशन सूट का मुकदमा करना पड़ेगा। जब पार्टीशन सूट का मुकदमा करेंगे तो कोर्ट द्वारा उन लोगों को नोटिस जाएगा, कोर्ट द्वारा उन लोगों को नोटिस जाएगा और बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस वजह से आप बंटवारा नहीं कर रहे, किस वजह से इनका हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, और उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर वो लोग नहीं आते हैं, नोटिस देने पर भी नहीं आते हैं, एक बार में नहीं आते हैं, 2 बार में नहीं आते हैं, 3 बार में नहीं आते हैं, तो आपके पक्ष में फैसला दे दिया जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपके पक्ष में फैसला दे दिया जाता है। 2-3 साल के अंदर ही आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। लेकिन वो लोग आते हैं, कोई उसमें ऑप्शन रखते हैं, कोई ऐसी बात रखते हैं या फिर कोई कारण रखते हैं, तो आपको भी उसका जवाब देना पड़ेगा और वहाँ पे फिर केस चलेगा। दोनों के मामलों को देखते हुए पेपर के आधार पर अगर सही में आप वारिस हैं तो फिर आपको बंटवारा करके दे दिया जाता है, बंटवारा का ऑर्डर कर दिया जाता है। तो पार्टीशन सूट का मुकदमा आपको सिविल कोर्ट में करना होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मुझसे बिना बंटवारा किए मेरा हिस्सा था, उसमें मेरे चाचा ने ज़मीन बेच लिया, मेरे भाई ने ज़मीन बेच लिया या बेचने वाले हैं, तो उसके लिए अगर बेच दिया तो पार्टीशन सूट का मुकदमा करना पड़ेगा ताकि अगला जो खरीदा है वो उस पर कोई निर्माण कार्य ना कर सके, आपको पता चले तो। लेकिन अगर बेचने वाले आपको डर है कि बेच देगा, मुझसे बिना सहमति का बेच देगा, जबकि मेरी भी हिस्सेदारी, मुझे हिस्सेदारी नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको वही करना है, पार्टीशन सूट का ही मुकदमा करना है और उस जमीन पर, उस प्रॉपर्टी पर, उस मकान पर स्टे आपको ले लेना है। स्टे ऑर्डर आप ले लेते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। केस फाइल करेंगे, उसके अगले डेट में स्टे ऑर्डर के लिए फाइल करेंगे तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। उस जमीन को जब तक आपको बांट के नहीं देता है तब तक न उसको बेच सकता है, न किसी को दे सकता है, न अपने नाम करा सकता है, न उस पर कुछ निर्माण कर सकता है, न घर बना सकता है। तो ये फ़ायदा आपको होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई मैं बाहर में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ,
बम्बई में रहता हो या फिर कहीं विदेश में रहता है, कहीं भी रहते हैं, तो मैं केस कैसे लड़ूंगा, पार्टीशन शूट का मुकदमा, मुझे आना जाना पड़ेगा, परेशानी होगी, पैसे खर्च होंगे। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी सिविल का एडवोकेट आपको हायर करना है जो ज़मीन जायदाद से संबंधित नॉलेज रखता हो, तो उसको हायर करना है आपको। और ज़मीन का जो मुकदमा चलता है, प्रॉपर्टी का मुकदमा चलता है, वो पेपर के आधार पर चलता है, दस्तावेज के आधार पर चलता है। वहाँ आपको रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप डेट बाय डेट वकील को अपना समय पे फीस देते रहेंगे, वो आपके बदले हाजिर होकर आपका काम करता रहेगा, आपका पक्ष रखता रहेगा। उसको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तब वो आपको याद करेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी है कि भाई पेपर एक ही है, जो मेरे चाचा के पास है, जो मेरे दादा के पास है या मेरे भाइयों के पास है, और पेपर दे नहीं रहा है, तो केस फाइल करने के लिए तो पेपर चाहिए, तो पेपर निकालेंगे कैसे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप अपने जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे या फिर आप अपने तहसील में जाएंगे, तो आपके दादा परदादा किसी के नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो वहाँ से आपको नकल निकल जाएगा। सर्वे का नकल निकाल सकते हैं, जिसे खतियान भी कहते हैं, खतौनी भी कहते हैं। तो सर्वे का नकल निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। अगर खाता नंबर, खसरा नंबर आपके पास है तो निकाल सकते हैं, उसे पता करके। लेकिन केस फाइल करने के लिए सर्टिफाइड कॉपी आपको चाहिए, तो वो फिर आपको कहाँ से निकलेगा? या तो अपने जिले का रजिस्ट्री ऑफिस से आप निकाल सकते हैं या फिर अपने तहसील से भी निकाल सकते हैं, वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी। तो बाप दादा के नाम से तो सर्टिफाइड कॉपी उसको निकाल लेंगे, उसके आधार पर आप केस कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल कॉपी ही माना जाता है। तो पैतृक संपत्ति है तो उस पर प्रतिकूल कब्जा मान्य नहीं है, एडवर्स पोजीशन मान्य नहीं है। मतलब कि कोई भी 12 साल से रहे, 10 साल से रहे, 15 साल से रहे, 50 साल से रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आप अपना हिस्सेदारी जाकर ले सकते हैं। या फिर वो बेचने की कोशिश कर रहा है तो पार्टीशन शूट डालकर, स्टे ऑर्डर लगवाकर आप उसे रुकवा सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई इसमें बहुत झंझट है, कानूनी दाव पेच में पड़ेंगे तो बहुत झंझट है। तो बहुत झंझट है तो क्या कीजिएगा? हमारे यहाँ ऑप्शन ही यही है। ज़मीन विवाद का जो मैटर होता है कोर्ट में तो थोड़ा लंबा चलता है, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आपने गांव में ज़मीन छोड़कर, मकान छोड़कर बाहर में रह रहे हैं काफ़ी साल से, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से या फिर 20 साल से रह रहे हैं। अब 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपने जो पैसे कमाया है, आपने जो प्रॉपर्टी बनाया है बाहर में, या फिर आप जो कमा रहे हैं, तो आप वहाँ देखभाल किए नहीं, कभी गए नहीं। अब अचानक 10 साल बाद, 20 साल बाद आप गाँव लौट रहे हैं, या फिर बीच में जो जाते भी थे लेकिन रहने के लिए 10 साल बाद, 20 साल बाद लौट रहे हैं और वहाँ जाकर प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, लेकिन अगला बदमाशी कर रहा है। हालांकि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कर रहा है, वो रह रहा है गांव में, सभी को सेटल कर लिए हुआ है, सभी को अपने पक्ष में कर लिया हुआ है, कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन में क्या बचता है? 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो कानूनी प्रक्रिया में आप जाएंगे या फिर आप छोड़ देंगे, नहीं तो मारपीट करेंगे। मारपीट करेंगे तो क्या होगा? फिर केस मुकदमा होगा, आप क्रिमिनल केस में फंसेंगे, आपका कारोबार बर्बाद हो जाएगा, आपका जॉब बर्बाद हो जाएगा, आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। आपका भाई, आपका चाचा, आपका खानदान के लोग, पटीदार के लोग या फिर आसपास के लोग आपके ज़मीन पर काबिज है, तो वहाँ ऐसा मत सोचे कि वह खाली नहीं करेगा, आपका ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि आपके बाप दादा परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कानूनी प्रक्रिया में जाए, थोड़ा समय लगेगा। मैंने आपको कहा कि आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा एडवोकेट आपको संभाल लेगा, और आप कानूनी प्रक्रिया से हल करें, मारपीट नहीं करें। ज़मीनी विवाद में मारपीट करते हैं तो 2-2 केस लग जाता है। एक तो ज़मीन का केस आपका चलेगा, ऊपर से क्रिमिनल केस चलेगा, आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। आगे आपको जो तरक्की रहेगा, आप जो आगे सफल होने वाले हैं, आप बहुत कुछ प्लानिंग कर रखे हैं, बहुत सारा सपना देख रखे हैं, सारा आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आपका भाई है, आपके चाचा है, आपके खानदान के लोग हैं, आपके पट्टीदार के लोग हैं, आपको लगता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का संपत्ति है, इससे ज़्यादा मैं संपत्ति बना चुका हूँ बाहर में, इससे ज़्यादा मैं कमाता हूँ, तो आप स्वेच्छा से छोड़ भी सकते हैं। या फिर छोड़ नहीं सकते तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब, मेरे हिस्से की ज़मीन जो है वो आप रख लो, उसके बदले मुझे पैसे दे दो, जो रेट चल रहा है वो पैसे दे दो, उससे थोड़ा बहुत कम भी दे देते हो तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा सहमति से कर सकते हैं, जरूर नहीं कि मैं हिस्सा बांट के ही लूँगा। अगर आप 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, आपके पास 1 कट्ठा ज़मीन है, कम ही ज़मीन है, 1 कट्ठा मान लीजिए कि 200 गज है, 150 गज है, आपके पास ज़मीन है, और 4-5 भाई है, और सहमति से आपको नहीं हो रहा है तो हिस्सा दे भी देता है उसमें से, तो आपका कोई काम का होगा नहीं। तो ऐसे कर सकते हैं कि बाकी भाइयों के बोल के उसका हिस्सा ले सकते हैं, मतलब पैसे ले सकते हैं, और उसके नाम अपना हिस्सा आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके सहमति से ऐसे भी काम बन जाता है। नहीं दे रहा है, मारपीट पर उतर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, बोल रहा दूंगा नहीं, जो करना है जो कर लो, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास पार्टीशन शूट का बनता है। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया इस चीज़ को, जो लोग सवाल किए थे कि क्या खानदानी प्रॉपर्टी पर, पैतृक संपत्ति पर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन होता है, प्रतिकूल कब्जा होता है, क्या लिमिटेशन एक लागू होता है। तो मैंने आपको क्लियर, सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर इसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा।
जो भी आपके कमेंट होते हैं मैं पढ़ता हूं, जो मुझे खास लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना ही देता हूं। इसी प्रकार से डेली बाय डेली मैं कोई ना कोई वीडियो डालता रहता हूं जो आप लोगों के कमेंट पर ही होता है, इसलिए कमेंट आप लोग करते रहें, वीडियो आपको उपलब्ध हो ही जाएगा आज न कल। दोस्तों इसके अलावा किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। इससे क्या होगा कि हर वीडियो मेरा आपको मिलता रहेगा। लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है आप, पहले से वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।